अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज भी रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं। एक क्लाउड कवर्ड मार्केट दिखाई देती है। पॉजिटिविटी ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा से हम कह सकते हैं शेट होती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट के अंदर नेगेटिविटी प्रिवेल हो रही है। आज के दिन भी हमने ऐसे ही देखा है कॉशियस स्टैंस। एक अच्छी न्यूज़ है जिसमें शौकत तरीन साहब ने फेडरल मिनिस्टर ऑफ हम कह सकते हैं फाइनेंस एंड रेवेन्यू की ओथ ली है प्रेसिडेंट साहब से, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। मार्केट इसको वेलकम कर सकती थी, लेकिन काफ़ी हद तक एक कॉशियसनेस दिखाई दे रही है ड्यू टू सम रीजंस। हम कह सकते हैं वो रीजंस क्या हैं, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,118.39 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 44,167.58। लोअर वाज 43,846.95 एंड फाइनली क्लोजर 43,913.44 का। मार्केट के सेंटिमेंट्स या हम कह सकते हैं इसके फ्लो चार्ट को अगर हम देखें तो एक काफ़ी हद तक हमें गिरावट देखी जा रही है। स्टार्टिंग ऑफ द डे इंटरडे हाई भी देखा गया, फिर उसके बाद लो भी देखा गया और एक जो क्लोजर है वो भी इंटरडे लो के करीब में दिखाई देता है 204.95 के डिक्लाइन के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट 114.66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी कि फ्राइडे के मुकाबले में 108.70 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन देखा जाता है एंड वैल्यू काफ़ी ड्राई होते हुए मार्केट से दिखाई दे रही है 4.41 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.02 के इजाफे के साथ 6.32 पे क्लोजर। 10.87 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। सेकंड स्कॉट पे टीआरजी 5.43 का डिक्लाइन 112.97 पे क्लोजर। 9.50 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली यूनिटी राइट शेयर्स 0.24 का डिक्लाइन 1.55 पे क्लोजर। 9.25 का कारोबार रहा। तीनों स्क्रिप्ट डिफरेंट सेक्टर से पार्टिसिपेशन देखी जाती है और ये भी देखा जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है वो कुछ सेक्टर्स में जब बढ़ रही थी तो आज उसमें गिरावट या प्रॉफिट टेकिंग करते हुए दिखाई दिए, जिसको रूल आउट नहीं कर सकते और यही हुआ आज के दिन। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं एफडीआई के बारे में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। रेमिटेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। ऑब्वियसली रोशन डिजिटल अकाउंट एक फिनोमिनल हम कह सकते हैं चैनल है जिसके जरिए रेमिटेंसेस एक थ्रू प्रॉपर चैनल आते हुए पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और एफडीआई के बारे में भी मजीद हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स क्या हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं जो एफडीआई को मजीद बढ़ा सकती हैं या फिर जो इशूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकती हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में बड़े एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद करेंगे और एक गेस्ट हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर नवाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होंगे जुबैर तुफैल साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई को, उनको भी खुशामदीद करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर डॉक्टर नवाज साहब से। डॉक्टर साहब, इशूज़ ये हैं कि एफडीआई की बात की जा रही है, लेकिन जब हम एफडीआई की पोजीशन देखते हैं और जैसा कि हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि एफडीआई हमारे पास दो हिस्सों में दिखाई देती है, तो यहाँ पे जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें बराबर सेलिंग देखी जा रही है पिछले 3-4 साल से। अगर दूसरी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो कुछ अलग सिचुएशन दिखाई देती है। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक्चुअली एफडीआई जो है वो कहाँ स्टैंड कर रही है और दूसरी बात ये है कि एफडीआई का जो भी फ्यूचर पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है वो क्या है। थैंक यू नताशा। देखिए, एफडीआई के हवाले से जो सबसे बड़ी एक इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सीपेक की शक्ल में हमारे सामने आ रही है इस वक्त, जिसमें तकरीबन कोई 42 बिलियन के अराउंड जो है वो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। और एफडीआई जो होती है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है कि इन्वेस्टमेंट आती है और कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे रोड सिस्टम्स हैं, फिर अलोंग द रोड सिस्टम जो है वो डिफरेंट जोन्स हैं जिसके ऊपर जो है इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, और वो इंडस्ट्रियल जोन्स जब डेवलप होंगे तो उस पर अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगी और प्रोडक्शन क्रिएट होगी। अच्छा, दूसरा एफडीआई जो था वो स्टील सेक्टर के अंदर आया था, तवारकी स्टील मिल्स, जो कि समहाउ वो नहीं उसको चल सका, कुछ पोलिटिसाइज हो गया, कुछ और फैक्टर्स थे, लेकिन इट वाज आल्सो वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट जिस पे अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होनी थी और प्रोडक्शन भी होनी थी। अच्छा,
दूसरी तरफ जो आप जिक्र कर रही है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक्स के थ्रू होता है, स्टॉक मार्केट के थ्रू। जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर चलें सर, कैपिटल। यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, अभी हम जी। चलते हैं आसान ब्रेक के जाने। स्टे ट्यून्ड। KASB के ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो, और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो, बल्कि भाई भाई बनकर रहो। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले काफ़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन हो रही थी। डॉक्टर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एफडीआई के बारे में बता रहे थे, प्लीज़। जी बिल्कुल। जो देखिए सबसे हाईएस्ट एफडीआई जो हमारे पास आई है वो 402.8 मिलियन एंड इट इज़ फ्रॉम चाइना।
ये हाईएस्ट एफडीआई है सो फार। और ऑन एवरेज जो है अगर हम देखें फॉर द पास्ट 23 ईयर्स तो वो 158.45 मिलियन ऑन एवरेज जो है पाकिस्तान में एफडीआई आ रही है। अच्छा, जो सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं हमारे पास वो ऑयल एंड गैस जिसमें 242.8 मिलियन, फाइनेंशियल बिजनेस जिसमें बैंकिंग सेक्टर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं दैट इज 235.5 मिलियन, और जो पावर सेक्टर है उसके अंदर 901 मिलियन की जो है सो फार इन्वेस्टमेंट जो है दिस इज 20 और 21 के फिगर्स हैं ये। तो अच्छा, जो हम बात कर रहे थे अभी जस्ट बिफोर ब्रेक के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरह से समझ ले कि अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो वहाँ पे क्लासिफाई होती है, जिसमें शेयर्स के अंदर आ जाते हैं जो फॉरेनर्स हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस। उसमें जो सबसे अहम आ जाता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इस बात को गारंटी करती है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पोर्टफोलियो की शक्ल में फेच कर सके। राइट। अच्छा सर, आपने ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि एफडीआई के बारे में बात हो रही है तो क्या रीज़न है कि डे बाय डे, या हम कह सकते हैं चलो कोविड की एक सिचुएशन को थोड़ा सा साइडलाइन कर लें, फिर भी हमारे पास एफडीआई सिंस 3 इयर्स थोड़ी सी नेट सेलर दिखाई दे रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं या क्या रीजंस है कि वो आ नहीं पा रहे? देखिए जी, पोटेंशियल तो बहुत है नो डाउट इसमें पाकिस्तान में। अब जहाँ तक बात आ जाती है ट्रस्ट फैक्टर की तो देखें पिछले ही शॉर्टली कुछ अरसे पहले एक फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने एक बड़ी नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो मार्केट में की थी कि जी पाकिस्तान का तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो आई मीन वो दिवालिया वाली बात जी की बात कर रहे हैं आप बिल्कुल, वाले हाँ, जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल उसी तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये देखें, अगर हो भी ना तो उसको इस तरह पब्लिकली नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज तो है ऐसा? नहीं, आई डोंट थिंक सो कैसा है। देखें पाकिस्तान के पास देखें मौसम के हिसाब से देखें सारे मौसम मौजूद है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के टूरिज्म का एक तो सेक्टर सर मौजूद है लोग कि क्यों जिसके बातें through- करते हैं ऐसी? अब ये तो लोगों से पूछा जाए ना जिन्होंने बात की है। माई पॉइंट इज दिस कि आप एक इमेज जो है ना उसको एक अच्छा पॉजिटिव पोर्ट्रे करें। देखिए अभी रिसेंटली जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन आए हैं असफर साहब, मैं बड़ा पुराना जानता हूँ उनको एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अब ग्राउंड हालात अगर वो उस तरह की नेगेटिव हों तो फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अच्छा, है कैटर आपने ये करना। बड़ा इमेज बिल्डिंग की बात की। इमेज पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाना ये भी इटसेल्फ एक बहुत अहमियत का हामिल है। जैसे कि आपने कहा कि एक सिर्फ तकरीर से, एक छोटी सी क्लिप से जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट करते हुए दिखाई दी और उससे एक नेगेटिव इमेज बिल्डअप हो गया। आप समझते हैं ऐसे ही कोई पॉजिटिव तकरीर से या छोटे से क्लिप से बहुत सारे पॉजिटिव इमेज बिल्डअप हो सकते हैं कि नहीं। ये क्यों इतना ज़्यादा अच्छा, नेगेटिव? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, ये बुराई बड़ी जल्दी फैलती है, अच्छाई फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छाई ऐसी है जैसे कि आप अपवर्ड जा रहे हैं तो आपको बड़ा जोर लगाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन नीचे स्लाइड करने के लिए कोई जोर लगाना नहीं पड़ता, हल्का सा पुशी काफ़ी हो होता है और जाता वो है, बहुत सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। तो देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इमेज बिल्डिंग की थी प्राइम मिनिस्टर साहब भी और अलॉन्ग विद काबीना, जो बाहर उनके टूर्स विजिट्स, एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया था और उसका रिस्पांस भी आ रहा था। मैं आपको बताता चलूँ रिस्पांस में कि जो लास्ट हमारे पास वर्कर रेमिटेंस जो है वो 879 मिलियन का जो है ना रिकॉर्ड फैक्टर आया है हमारे वर्कर पास। रेमिटेंस से क्या मुराद है? जो हमारे पाकिस्तानी बाहर जॉब्स करते हैं और वो वहाँ कमा के पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, दैट इज़ वर्कर रेमिटेंस। तो उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। तो ये इस बात की दलील है कि बहरहाल वो मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है स्टिल, तो उसको बजाय ख़राब करने के हमें मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। नहीं, ऑब्वियसली रेमिटेंसेस तो बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट जो एक इस गवर्नमेंट की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो कभी ऐसा कोई इनिशिएटिव जी नहीं था हमारे बिल्कुल, पास। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। इसके अलावा भी इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे खरीद सकते हैं, दिस इज़ अनदर इनिशिएटिव। मतलब वोट का जो राइट दिया जा रहा है बिल्कुल, उनको, दिस इज़ बिल्कुल। अनदर इनिशिएटिव जिस पे यकीनन जो जितने पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं या जो बाहर स्टे कर रहे हैं तो वो एक इंक्लूजन महसूस कर रहे हैं।
यानी कि वो ज़ाहिर बात है वो लेफ्ट आउट महसूस नहीं कर रहे अब, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बाहर, बहुत सारे जो ग्रुप्स के ऊपर हमें, तो वहाँ एक बड़ा पॉजिटिव इसको लिया गया है। अच्छा, वहाँ के बारे में अगर बात की जाए, अब थोड़ा सा हम बाहर ही बात जी, कर जी। रहे हैं और रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो एक दिल में दर्द है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके लिए कोई इकदाम लिया जाता है तो कितना पॉजिटिव इमेज जाता होगा। नो डाउट। अब अगर हम बात करें एफडीआई के बारे में, तो ऐसे ही अगर नेगेटिव इमेज को हम थोड़ा सा रूल आउट करें और चीज़ों को बेहतरी की तरफ देखें, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में एफडीआई के वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम्स वाइज देखें तो काफ़ी नेगेटिविटी फैल रही है। जी बिल्कुल। कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ भी मज़ीद डिवाइस करनी होगी, आपको कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आप जो है बाहर की इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में ला सकें। देखें, हमेशा से पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त वेन्यू रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा। यहाँ के रिटर्न्स भी अच्छे हैं, और देखें यहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी चीप लेबर है कंपेयर्ड विद, अगर हम बाकी यूरोप को देखें या यूएस के हवाले से कंपेयर करें। और यही वजह है कि यूरोप और यूएस जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो बाहर, मतलब हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में, बिकॉज यहाँ उनको चीप लेबर मिल जाता है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, दूसरा जो एडवांटेज है कि चूंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, दूसरा जो फैक्ट्री एक्स टैक्सेस आएंगे वो भी पाकिस्तान को आएंगे। अच्छा, वाओ। क्योंकि लोकली जब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, भले वो बाहर की वेंचर हो, वेन्यू हो, तो उससे जो टैक्स जनरेट होगा वो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अच्छा मिलेगा। सर, हम जब कंपेयर करते हैं चाइना और साउथ एशियन कंट्रीज़ को, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो आप समझते हैं कि क्या उनके पास क्या ऐसा पोटेंशियल है जो हमारे पास एफडीआई कम है और उनके पास ज़्यादा है, या वहाँ पे ज़्यादा क्या पोटेंशियल मौजूद है जो वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो है वो थोड़ा सा एनर्जी लड़ाते हैं और उनका एक आउटकम अच्छा आता है? देखें, एक तो चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी तो हमारी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी जो आबादी ज़्यादा है वो वेले नहीं है। मतलब मैं साफ सुथरे अल्फाज में कहूँ, सादा अल्फाज में, वो टेक्निकल लोग हैं। तो अब देखें ना, एक टाइम पे जैसे जर्मनी और फ्रांस वो आबादी बढ़ाने की मुहिम चला रहा था। अच्छा। बाकी लोग आबादी कम करने की बात कर रहे थे, वो आबादी बढ़ाने की, ताकि उनके वर्कर्स जो है वो ज़्यादा हों और वो टेक्निकल लोग ज़्यादा हों। हमारे यहाँ अगर हम देखें ना तो आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन उसमें कितने, हमारा जो लिटरेसी रेट क्या है, अराउंड कोई 40% के अराउंड इस वक्त हमारे लिटरेसी रेट है, जिसमें वो लोग भी इंक्लूड है जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि टेक्निकल लोग जो हैं वो डेवलप हों। अच्छा, इस हवाले से मुझे याद है हमने पिछले एक प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बड़ी ज़रूरत है। एक टाइम पे जो स्किल्स आपके डेवलप करें, ना कि सिर्फ आपको पढ़ाई दें या एक एकेडमिक एजुकेशन दें, बल्कि आपको स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ जाएं। बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, आप समझते हैं अभी कराची में भी कुछ इदारे हैं डोमिनेट कर रहे हैं जो कि कराची के कुछ इदारे हैं, कुछ बड़े पुराने इदारे थे, जैसे वो पाक स्विस था, और एक क्योंकि मेरे वाले साहब ने भी जो है ना वो 70s में वहाँ से एक मेरीन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। अच्छा। तो ज़रूरत इस बात की है कि स्किल्स डेवलप करें। अगर आप देखें तो आजकल इंटरनेशनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटी डिग्री को लोग नहीं वो कर रहे, वो कह रहे हैं जी स्किल्स चाहिए हमें, और स्किल बेस आप आएँ और आप काम करें और पर्क्स एंड बेनिफिट्स एक्चुअली दोनों चाहिए होते हैं, डिग्री भी मैटर करती है। नहीं, और यूएस में स्पेसिफिकली आजकल अगर आप, जैसे मैं बड़े गूगल की बात करूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, तो वो अब डिग्रीज की तरफ नहीं जा रहे, वो स्किल की तरफ जा रहे हैं। कहते जी हमें स्किल्स बेस आप लोग आए और आप चलें आगे। सो हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि इस लिहाज से भी थोड़ा सा हम अपनी देखिए, नौजवान तबका हमारे पास तकरीबन, हमारी पॉपुलेशन का तकरीबन 41-42% ये सारे यंगस्टर्स हैं हमारे पास, और इतना बड़ा प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का यंगस्टर्स होना किसी भी कंट्री के लिए, ट्रस्ट में, एक ब्लेसिंग है। लेकिन अब उनको एक डायरेक्शन भी तो देना है ना, राइट। उनको प्रॉपर डायरेक्शन दें ताकि वो आके एक मुफीद माशरे के अफराद बन सकें। अच्छा, एफडीआई की बात हो रही है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं या कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिससे हम एफडीआई को इम्प्रूव कर सकें? ऑब्वियसली जो हुआ, जैसे कोविड की सिचुएशन थी, या सीपैक हमारे पास आ चुका है, चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी हमें
ज़रा और काम करना है। अभी ये हमारे लिए जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात देखते हैं या कोई हालात देखते हैं इकॉनमी के, तो वो थोड़े चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए हमें जितना किया है उससे डबल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में मुल्क की पहली सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। अहम इजलास आज हुआ है और मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। ये पॉलिसी कल काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सिक्योरिटी कमेटी का आज अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। यकीनन एक तारीखी और एक बड़ा इकदाम है जो आज सामने आया है। कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और पहली सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। कल इस पॉलिसी को पेश किया जाएगा काबीना में मंजूरी के लिए। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, नवीद अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नवीद अजहर, आगाह कीजिएगा, मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की आज मंजूरी दे दी गई है, यकीनन एक अहम इकदाम है। जी बिल्कुल, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका इजलास हुआ, जिसकी वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारत की और कमेटी ने मुल्क की पहली जो कौमी सलामती पॉलिसी है जो कि 2022 से 2026 के दौरान नाफिजुल अमल रहेगी, उसकी मंजूरी दी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान किसी भी दाखिली और ख़ारजी ख़तरात से नबर्दाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। उनका कहना था कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी जो है वो एक तारीखी इकदाम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम मुतल्लिका इदारे जो हैं उनकी इस हवाले से काविशें जो हैं वो भी लायक तहसीन हैं। उन्होंने इसमें हदायत की कि पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद के लिए तमाम जो इदारे हैं वो मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। इसके अलावा आज के इजलास में पॉलिसी की मंजूरी के हवाले से इब्तदाई तौर पर जो ब्रीफिंग दी गई उसमें मशीर कौमी सलामती जो है उन्होंने पॉलिसी के हवाले से इजलास को ब्रीफिंग दी और पॉलिसी के खदोखाल से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी एक जामे कौमी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तहत मुल्क के कमज़ोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी, सिक्योरिटी और मुल्क के वक़ार को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करेगी। इसके अलावा उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि मुआशी तहफ़्फ़ुज़ जो है वही शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बनेगा, जबकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पॉलिसी का महवर माशी सिक्योरिटी भी होगा। इजलास को ये भी बताया गया कि पॉलिसी साजी के दौरान तमाम वफाकी इदारों, सूबाई हुकूमतों, माहिरीन और प्राइवेट सेक्टर से तफसीली मशावरत की गई ताकि पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जो फ्रेम वर्क हो वो सॉलिड बुनियादों पर बने। इसके अलावा कौमी सलामती कमेटी उसकी जो मंजूरी है वो कल वफाकी काबीना भी करेगी। मैं आपको बताऊं कि इजलास में वज़ीर ख़ारजा, दिफा, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, इंसानी हकूक़ की वज़ीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और कौमी सलामती के जो मशीर हैं, इनके अलावा सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम जो हैं वो शरीक हुए। जी बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और मुल्क की पहली कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी की आज मंजूरी दे दी गई है, जो कि यकीनन पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम और तारीखी कदम है। कल इस पॉलिसी को काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। टैक्सेशन लगने वाले हैं मिनी बजट में और इसके अलावा जो IMF की जो हमारी डील है दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द लोकल इन्वेस्टर्स एंड फॉर डेफिनेटली फॉर द इकोनॉमी, तो उसकी वजह से और वो डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट रेट और हमारा एक्सचेंज रेट की डायरेक्शन भी उसी से होती है। तो वो इन्वेस्टर्स जो है वो वेट कर रहे हैं कि क्या जो है एडिशनल टैक्सेस जो है हमारे लगते हैं। डेफिनेटली वो सबको पता है सर, कि क्या समझ रहे हैं शाहिद साहब, जो मिनी बजट भी कल गालिबन पेश किया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट की भी बात की जा रही है, उसके बारे में एक अलग कॉशियसनेस जो है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट करते हुए दिखाई दे रही है, क्या रुझान पाया जा रहा है? देखिए, वो तो एक रिक्वायरमेंट है, वो तो प्रायर कंडीशंस में, जैसे शौकत तहीन साहब ने कहा है कि प्रायर कंडीशंस हमें करनी पड़ेंगी और वो तो उसमें है, उसमें स्टेट बैंक का एक्ट भी है और उसमें मिनी बजट भी है। एक्स्ट्रा हमें 300 साढ़े 300 बिलियन के टैक्सेस लगने हैं
तो वो तो अब प्रायर कंडीशन है। अब इसके ऊपर बातें करने का मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी गिवन है हमें करना है, जिसको हमने मान भी लिया है, तो उसमें तो जाहिर है या तो हम $1 बिलियन का IMF की किस्त के ऊपर हम काउंट करें या फिर हम इन चीज़ों पे ऊपर करें, क्योंकि इसके बाद हमें सारी मल्टीलेटरल जितनी भी हमारी असिस्टेंस है वो भी सब उसी वजह से आएंगी अगर IMF के साथ हमारा जो है वो पैकेज हो गया तो वो तो जाहिर है प्रायर कंडीशन का हिस्सा है। राइट, प्रायर कंडीशन का हिस्सा है, लेकिन कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा फ्राइटनिंग सिचुएशन में दिखाई देते हैं? आप समझते हैं कि वो समझ रहे हैं कि कल के दिन जो है वो उनके सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जो है वो टैक्स का बॉम्ब गिर सकता है? सेक्टर के ऊपर थोड़ा लगेगा वो डेफिनेटली जो है वो उसके ऊपर जो एग्जेम्पशन दी हुई थी टैक्सेस की, वो थोड़ी सी छोटी गाड़ियों के ऊपर भी कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी एग्जेम्पशंस। और इसके अलावा बहुत सारी और फार्मा सेक्टर के ऊपर भी थोड़ा सा जो इनपुट के ऊपर जो टैक्सेस की कमी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे जो एग्जेम्पशंस हैं वो वापस लेंगे और वो उसकी वजह से 350 बिलियन जो हैं वो बढ़ाने हैं। तो सेक्टर्स का भी सबको पता है कि कौन से सेक्टर्स हैं, और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी कोई 2 हफ्ते से चीज़ें चल रही हैं और हम इसी वजह से ये अनसर्टेनिटी और उसमें जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिसीजन नहीं तो कर पाते। कल क्या सिचुएशन देखने वाले हैं शाहिद साहब कल की मार्केट के अंदर? देखें, जो भी न्यूज़ आती है, चाहे वो थोड़ी सी एडिशनल टैक्सेस की भी न्यूज़ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे ही न्यूज़ आएगी तो उसके बाद जो है मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी बेहतरी होगी और मार्केट में लोग क्लैरिटी के साथ काम करेंगे। और जो ये दिसंबर का महीना भी ख़त्म होता है, जनवरी का महीना शुरू होता है, उसमें मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़रा वेट कर रहे हैं, जो है वो अभी अपनी बुक्स को जो है वो ज़्यादा जो बन गई है वो इसके बाद नई जो 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 ये डिसीजन लेंगे से जनवरी के महीने में बड़े डिसीजंस लेंगे। तो मेरा ख्याल से जनवरी में हमें ज़्यादा एक्टिविटी नजर। राइट, थैंक यू सो मच शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज के दिन मार्केट के बारे में और खासकर मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट के बारे में। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस K ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल। एक झटके में अल-बास्ती, ड्रैगोस और लेफ्ट के खिलाफ अपने अंजाम को पहुंचाएंगे। अल-बास्ती उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज से हमारी जंग पहले से भी ज्यादा खौफनाक होगी। सबको ये लगता है कि ये अल-बास्ती का काम है। सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उलझ गई है। अल-बास्ती का इससे करीबी ताल्लुक है या फिर ये खुद अल-बास्ती है। आग मेरे दिल में लगी हुई है,
ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी। अर्तुल उस रास्ते को हरगिज पार न कर पाए। बमसी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर नवाज साहब से बात कर रहे थे। जुबैर तुफैल साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, FPCCI के प्रेसिडेंट हैं आप साबिक, उनको प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जुबैर साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। जुबैर साहब, FDI के बारे में बात चल रही है और FDI की पोजीशन हम देख रहे हैं डे बाय डे थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही है। एज फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। जो पहले हम जितने एफर्ट्स कर रहे थे वो शायद कम थे, अब ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। सर रीज़न क्या है? FDI देखिए ग्रेजुअली तो इंक्रीज़ हो रहा था, FDI ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा था और मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड जारी रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़े से कुछ मिडिल ईस्ट में जॉब लॉसेस हो रहे हैं। अगर वो जॉब लॉसेस होते रहे तो थोड़ा सा खदशा है कम होने का। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि अब आजकल हवाला हुंडी से पैसा आना तकरीबन बंद हो गया। हाँ, ये बहुत अच्छा तकरीबन बंद हो गया। आपको शायद ये आपके इल्म में हो या ना हो कि जो भी आज ऑफिशियल डॉलर रेट है और कोई आदमी कहीं पाकिस्तान से बाहर पैसे भिजवाना चाहे तो उसको 10 रुपये डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। 178 की जगह 188 190 रुपीज़ देगा तो उसको उसकी पेमेंट होगी। मतलब ये कि वहाँ पे चीज़ें इतनी सख्त हो गई हैं कि उसको मैनेज करना जो है किसी के लिए भी, इवन मनी चेंजर्स जो हैं बहुत डरते हैं कि कोई भी पैसा लेके इवन एट एनी रेट 10 रुपये जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स मोर देन 5% ऑफ द करंट बैंक वैल्यू। अच्छा। तो वो इस वजह से, और वहाँ से भी मैं समझता हूँ बाहर से पैसे आने चाहिए, इसी तरह आएंगे। और अनलेस कि बहुत ज़्यादा जॉब लॉस ना हो तो ये $30 बिलियन का जो नंबर है ये भी क्रॉस हो जाएगा। जो भी करंट ट्रेंड है ना ये बिल्कुल बढ़ता रहेगा और थोड़ा 30 से भी ऊपर चल जा सकता है। अच्छा जुबैर साहब, अब बात की जा रही है वो सेक्टर्स जिनके अंदर ज़्यादा FDI की ज़रूरत है, तो आप समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनको ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उधर से FDI कलेक्ट की जाए? देखिए FDI तो जो है ना अब बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे उनकी डोमेस्टिक मार्केट जो है सैचुरेट हो गई हैं, उनके पास बहुत पैसे पड़े हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लगाने हैं। अब पाकिस्तान में ये पाकिस्तान के जो प्राइवेट बिजनेस सेक्टर है उनका काम है कि वो उनके पास अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाएं और उनको इंक्लाइन करें कि वो आके इसमें इन्वेस्ट करें। और ये हो सकता है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। इंडिया ने भी ऐसे ही बहुत सारी कोशिश करके बहुत सारी FDI हासिल की हैं, पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो भी बिजनेसमैन और यहाँ के सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो समझते हैं कि वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, नई प्रोडक्शंस लाना चाहते हैं, वो बाहर कॉन्ट्रैक्ट करें। उनके ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर वो FDIs ला सकते हैं। और यही एक प्राइवेट सेक्टर है जो अब FDI बाहर से लाएगा। राइट। और प्राइवेट सेक्टर्स के ही वजह से काफ़ी FDI बढ़ती हुई भी माजी में भी दिखाई दी है। अच्छा, इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा हर्डल क्रिएट करते हुए FDIs के अंदर दिखाई देती हैं? क्योंकि अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें तो न्यू पॉलिसीज़ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए बन रही हैं, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैप्चर करने के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं दिखाई देती। देखिए जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट की बहुत ख्वाहिश है कि FDI आए। गवर्नमेंट जो भी उसके सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ भी किसी भी मुल्क जाते हैं तो जाके हमेशा वहाँ पे बिजनेसमैन से भी मिलते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मिलते हैं। वो उनको कहते हैं कि आपके लिए बेहतर मौका है कि पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब के और उसके अलावा जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनकी हद तक तो मामला ठीक है, लेकिन जब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आता है तो ग्राउंड पे उसे चीज़ें इतनी आसान नहीं मिलती हैं। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उसको
बजाय इसके फैसिलिटेट करें, वो उसमें कोई ना कोई चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं, तो उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है थोड़ा डिसहार्ट होता है। अगर हम बात करें पैकेजेस की या कंस्ट्रक्शन पैकेज की ही बात करें, तो यहाँ पर जब पैकेज अनाउंस किया गया तो उस वक्त रेट्स, उस वक्त चीज़ें, उस वक्त इन्फ्लेशन के रेट एक्चुअली कुछ और थे, लेकिन अब नंबर्स डिफरेंट बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। डबल डिजिट में आ गए जो सिंगल डिजिट के थे, और जो ऑलरेडी डबल डिजिट के थे वो ट्रिपल डिजिट्स में आ गए। तो आप समझते हैं कि इतना वास्ट चेंज जो देखा गया है, तो उससे उस पैकेज का या वो जो स्कीम दी गई है उसका क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर जो होता है वो इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा डरता और घबराता है। घबराता है इसलिए कि अगर इन्फ्लेशन आपकी डबल डिजिट में चली गई है, लेकिन किसी की जो लो इनकम और मिडिल इनकम लोग हैं उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो वो आप कुछ बनाएंगे भी तो आसानी से बिकेगा नहीं, जब तक कि आपके लो इनकम जो लोग हैं उनके पास उनकी जेब में पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए। फिर दूसरा एक और चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो किसी जगह आके स्टेबल नहीं हो रही, अभी भी अप ट्रेंड है। और के इलेक्ट्रिक ने भी ऑलरेडी नेपरा में अप्लाई किया है, और प्राइस हाइक के लिए सब जगह से प्राइस हाइक की बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको किसी भी इन्वेस्टर को लोकल या फॉरेन, उसको पता नहीं चलता कि उसकी फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी। और फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट ने कुछ करना होता है वो अनाउंस कर देती है, वो कोई कानून नहीं देखती, कुछ नहीं देखती। अब मैं एक बात कहूँगा, पता नहीं उसमें लग जाएगी कि वो अदालत के खिलाफ कुछ कह दिया। नहीं आप प्लीज नहीं कहेंगे, अच्छा, प्रोग्राम में नहीं कहेंगे। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली हमारा टॉपिक जो है वो ये नहीं है, टॉपिक हमारा चेंज है। एफडीआई के बारे में बात हो रही है सर। एफडीआई का ये तो एफडीआई का देखें, एफडीआई आती है लेकिन आपके मुल्क में ना सर्टेनिटी होनी चाहिए। अब अगर आपको सर्टेनिटी ना हो, पता हो आप घर जा रहे हैं, घर जाते हुए रास्ते में से आप गायब हो गए, तो ऐसी जगह में फिर एफडीआई आसानी से नहीं आती। आपको माहौल ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये भी सही दिखाई दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर भी सही है, जहाँ तक सही होता है 95% सही होता है, जब खराब होना होता है तो खराब हो जाता है। राइट चलें डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ये कहना था कि काफ़ी अरसे से जो है हम चीज़ें देख रहे हैं चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही है। दिस इज़ द रीज़न कि अब हम चीज़ें जो है वो मैच करते हुए हमारे जो एक पॉइंट है या अप टू दिमाग जो चीज़ें हैं उससे देख रहे हैं। आप समझते हैं आने वाले दिनों में जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जितनी पॉलिसीज़ की बात की जा रही है, उनके बेहतर नताइज साबित होंगे? देखिए, पॉलिसीज़ जो होती है ना, शॉर्ट टर्म होती है, मीडियम टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। Okay. हमारे यहाँ जो कैपिटलाइज किया जाता है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर किया जाता है। Okay. ज़रूरत इस बात की है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ डिवाइस करें। अब देखिए, मैं एक अर्ली 2000 की कुछ पॉलिसीज़ थी या लेट 90s की कुछ पॉलिसीज़ थी जो कि बड़ी कंसिस्टेंटली चली और उसके फ्रूट्स भी देखे गए, जिसके रिजल्ट में बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक ग्रो किया। ठीक है, उस वक्त इन्फ्लेशन जो था वो हार्डली मुझे याद पड़ रहा है कि अराउंड कोई 2% के अराउंड कुछ इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया गया था, या 2 से भी कम था। तो वो बेसिकली क्या था, वो एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज थी। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये बड़ा एक अजीब सा सिलसिला पाया जाता है कि लोग नए सिरे से पॉलिसीज बन जाती हैं, उनकी एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। कि जब एक दफ़ा पॉलिसीज बन गई, अच्छा देखिए, ये पॉलिसीज बनाना किसका काम है? ये हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स का काम है, असेंबली का काम है कि वो लेजिस्लेशन करें, पॉलिसीज बनाएं। टेक्निकल लोगों को, ठीक है, माना अगर जो असेंबली के मेंबर्स हैं, अगर उनकी कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो वो टेक्नोक्रेट्स को, टेक्निकल लोगों को साथ मिलाएं और पॉलिसीज डिवाइस करें। और फिर जो है, जो गुजारिश मेरी ये होगी कि उसको कंटिन्यूएशन पे लेके जाएं, क्योंकि जब तक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज नहीं होगी ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। राइट, कंसिस्टेंसी ज़रूरत है। ज़ुबैर साहब के ऊपर आऊँगी। ज़ुबैर साहब, अभी इससे कबल हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन के हवाले से। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पॉलिसी रेट भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी रेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि वो बिज़नेस को हर्ट कर सकता है। तो आप समझते हैं कि जो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी रेट का भी सिंगल डिजिट में रहना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि अब पॉलिसी रेट काफ़ी बढ़ चुका है, इसको मज़ीद नहीं बढ़ना चाहिए। आखिरी 6 हफ्तों में 2 दफ़ा ये इंक्रीज़ हुआ है, तो अब जहाँ पे भी ये कोशिश की जाए कि इसको कम से कम
अगले 3 से 6 महीने तक ना इसको स्टेबलाइज किया जाए। अगर 6 ना सही कम से कम 3 महीने के लिए तो करंट लेवल पे स्टेबलाइज होना चाहिए, वरना आपकी कॉस्ट हर चीज़ की ना बराबर बढ़ती चली जाएगी और बैंक बोरिंग जो हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सारी चीज़ें हों, तो हमें पॉलिसी रेट को करंट लेवल्स के ऊपर रखना चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज़ अब फाइनल स्टेजेस में हैं, बहुत सारी टर्फ की इंडस्ट्रीज़ हैं जो बिल्कुल एंड पे हैं कि वो रेडी हो गई हैं, उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा माहौल मिले कि जहाँ वो चीज़ों को आगे लेके चल सके। और ये जितनी भी इंडस्ट्रीज जो टर्फ में थी, ये सारी ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट बेस्ड हैं। इनमें जो कुछ बनेगा एक्सपोर्ट होगा, फिर एक्सपोर्ट जो है वो आजकल हमें ज़रूरत भी डॉलर्स की ज़्यादा है। जितना इंपोर्ट का बिल टर्फ की वजह से बढ़ा है, आप समझते हैं कि अब आने वाले दिनों में उसके फ्रूट्स हमें आने फ्रूट्स भी आएंगे, प्लस अब ऐसा इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ेगा। देखें वो तो जो आपने एलसीज खोल दी थी उसकी तो पेमेंट्स आनी है, जब भी ड्यू होगा उसको पेमेंट को अदायगी करनी है। उसके बाद जो लेवल है वो मैं समझता हूँ कि जो आखिरी 2-3 महीनों में जो लेवल इंपोर्ट का बढ़ा हुआ था वो आइंदा 2-3 महीने में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होगा। राइट। अच्छा सर, कल मिनी बजट की अनाउंसमेंट है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक का जो एक्ट है उसको भी एड्रेस किया जाएगा। क्या समझते हैं सर, मार्केट इसे कैसे रिएक्ट करेगी या इकोनॉमी इसे कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए, कल जो भी मिनी बजट आ रहा है वो वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि हमने जो वादे किए हम पूरे करेंगे। अब उनके वादों में जो भी चीज़ें रह गई हैं वो उसके ज़रिए पूरे करना जा रहे हैं। गालिबन वो 350 अरब रुपये एक जगह से जमा करना चाहते हैं और फिर उसके बाद और भी कुछ वादे हैं जो एनर्जी रिलेटेड प्राइसेस के हैं। तो एक तो ये आपके पास 50 बिलियन टैक्सेस आएंगे और उसके बाद आपकी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी। वो एनर्जी की कॉस्ट जो है, जो अब अगर बढ़ती है तो वो अच्छा। दूसरा अनफॉर्चुनेटली ये कि एलएनजी भी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी महंगी हो गई है जिसका हमारी हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आपको एलएनजी चाहिए तो आपको इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस पे लेना पड़ेगा। फिर आप ये देखेंगे जो आपके कुछ सप्लायर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट हो गए। उन्होंने ये प्ली ली है कि जी आपने तो हमसे 5% बैंक गारंटी ली थी, आप वो 5% बैंक गारंटी एंड कैश करा लें, क्योंकि प्राइस डिफरेंट जो है वो 30-40% का या 50% का हो गया। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि इससे बैकआउट हुए। लेकिन मेरी हुकूमत को ये सजेशन होगी कि जो कंपनी बैकआउट हुई है ना, इनको आइंदा 1 साल के लिए बैंड कर दें कि ये ऑफर ही नहीं दे, ये ऑफर ही ना दे सके, इनको 1 साल के लिए पाबंदी लगा दीजिए। बिल्कुल, जो ऑब्वियसली जो काम के टाइम पे बैकआउट हो जाए उसको क्या किया जाए। सही बात। अच्छा, ज्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है कि एग्जेम्पशंस को रिमूव किया जाएगा, ना कि और टैक्स लगाए जाएंगे। देखिए, एक्स और टैक्स जो है लगा नहीं सकते। जैसे सेल्स टैक्स है 17% ऑलरेडी बहुत हाई है। हाँ, जहाँ एग्जम्पशंस हैं उसको ख़त्म कर दें, जहाँ भी वो भी आईएमएफ की एक हमारे पास वो कंडीशनैलिटी है उसको ख़त्म कर दें। लेकिन उसमें भी ये देखा जाए कि कम से कम फूड आइटम पे ना लगाएं, फूड आइटम पे ना लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, फार्मास्यूटिकल पे भी ना लगाएं। ये अद्वियात जो हैं ये आपको आम आदमी इस्तेमाल करता है, गरीब लोग भी इस्तेमाल करते हैं, गरीब ज़्यादा बीमार होते हैं। तो इसलिए उस पे मतलब मेरी सोच है कि कम से कम फूड और फार्मास्यूटिकल पे नहीं, उसके अलावा कहीं जो भी एग्जम्पशन है उसको आप हटा दें। जो भी गवर्नमेंट ने अगर कोई गवर्नमेंट ने जहाँ वादे किए हैं उसको हटा दें। उसके मुताबिक फिर ये है कि ताकि गवर्नमेंट की बात भी पूरी हो जाए जो उन्होंने आईएमएफ से की है। और कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए ना, कि दिल भी ना दुखे और काम भी हो जाए। सही बात है, सही बात है। अच्छा सर, डॉलर प्राइस को कहाँ देख रहे हैं? चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अभी आपसे डॉलर ऐसा है कि डॉलर तो बैंक रेट जो है अराउंड 178 प्लस है जी। जो किसी दिन ऐसा होता है 178, 80 तक जाता है। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 180 तक चला जाएगा इमीडिएट फ्यूचर में, इमीडिएट नियर फ्यूचर में जो है 180 तक जाएगा। लेकिन बाज़ बैंकर्स जो होते हैं उससे भी ज़्यादा की बातें करते हैं। अच्छा। तो वो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ना नंबर कहूँगा ना कुछ कहूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अगर ये बैलेंस ट्रेड बैलेंस सही नहीं रहा तो ये डॉलर का रेट जो है और हाई फ्लाई हो सकती है। चलें जी, डॉलर की बात की जा रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,26,150 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,08,160 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन्स $1,799.90, ऑयल WTI पर बैरल $72.84, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.15। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 200 रुपीज, सेलिंग वॉज 201.50, यूके पाउंड बाइंग रही 236 रुपीज, सेलिंग वॉज 238.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 179.80, सेलिंग वॉज 181.20, चाइनीज yuan बाइंग रही 23.50, सेलिंग वॉज 23.90, सऊदी रियाल बाइंग रही 46.70, सेलिंग वॉज 47.20, यूएई दरहम बाइंग एट 49.30, सेलिंग वॉज 49.80, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.80, सेलिंग वॉज 484.3, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.75, सेलिंग वॉज 394.78। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। गोल्ड प्राइसेस हायर साइड पे दिखाई दे रही है, 1,26,000 प्लस पर तोला प्राइस दिखाई देती है, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस डेली बेसिस पे अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज द रीजन कि पाकिस्तानी मार्केट में, लोकल मार्केट में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। और सेम गोज विद ऑयल सेक्टर, हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी अपसाइड देख रहे हैं, और ये भी पाकिस्तान में जो है वो एम्फेसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं।